एक बार विशंबरनाथ उपाध्याय के आंख में जख्म हो गया, अल्सर। वो अस्पताल में भर्ती थे, पढ़ते ज़्यादा थे, रात भर पढ़ते रहते थे, तो निश्चित है कि उससे आंखों पे असर पड़ना था। तो उनका अल्सर हो गया। हम लोग भी देखने गए थे, देख करके चले आए थे। तो हम लोग जब नेपा में बैठे हुए चाय पी रहे थे तो राम गोपाल सिंह आए। उन्होंने, अरे आपको मालूम नहीं? हमने कहा क्या बात है भाई? उपाध्याय जी के कैंसर हो गया है, आंख में कैंसर हो गया। सुन करके सब बड़े दुखी हुए। नहीं, ये क्या हुआ? हम लोग फिर गए, वहाँ जाके देखा उपाध्याय जी को। बोले क्या बात है भैया? अरे कुछ नहीं, अल्सर हो गया था, उसकी दवा चल रही है, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। आज हम नहीं पा रहे। दूसरे दिन राम गोपाल सिंह चौहान पर आए। आचार्य जी ने कहा, क्यों बे चौहान, तूने कैसे कह दिया कि उनका कैंसर हो गया? तो कैंसर नहीं था वो, अबे वो अल्सर था, कैंसर नहीं था। अच्छा अल्सर था? अब डॉक्टर साहब मैंने कैंसर कईयों से कह दिया है, अब कैंसर ही चलने दो। तो उस पर बड़े ठाके लगे। उन्होंने की तू भी अजब है राम गोपाल, अल्सर को कैंसर बना करके बात कर रहा है। तो ये कैंसर बड़ी बुरी बीमारी होती है, तो सब जानते। इसके बाद जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आगरे में राजेंद्र यादव जैसे और लोग थे, वो कोई इनको घमंडी कहता था, कोई इनको तुनक मिजाज कहता था, कोई इनको सनकी कहता था। तो ये सब बातें उनके पीछे लगी रही। मैं कहता हूं कि ठीक है, तुनक मिजाज थी, माना ये तुनक मिजाजी की आदत है। घमंडी थे भाई, जिसके पास धन दौलत होगी वो घमंडी होता। हालांकि इनके पास पैसे की दौलत नहीं थी, लेकिन साहित्य की दौलत तो थी। इतना साहित्य लिखा था। 39 साल की उम्र में 140 उपन्यास और कहानियां लिख डालना कोई साधारण बात नहीं थी। राहुल सांकृत्यायन के बाद जो कुछ दूसरे नंबर पे लिखा है वो आचार्य राघव का। इतना इतना विशाल साहित्य था इनका, तो घमंड क्यों ना हो। और फिर सनकी, तो सनकी तो भाई लेखक होता ही है, लेखक में कहीं ना कहीं सनक तो रहती है। हमारे रामविलास जी थे, वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते थे, पड़ ही जाते थे, उसको छोड़ते नहीं थे, उसकी बखिया बुधेड़ करके रख देते थे। यहाँ तक कि पंथ की आलोचना की उन्होंने, पंथ की बखिया भी तोड़ दी। तो उनका एक संग्रह चला था पल्लव, उस पल्लव की बखिया उड़ गई। रामविलास के बारे में और रांगे राघव के बारे में ये अफवाह उड़ाई गई थी कि इन दोनों में आपस में बहुत बैर, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहती। मैं बताना चाहता हूं कि ये झूठी अफवाह इन्होंने पैदा की। रामविलास में और रांगे राघव में कहीं बैर नहीं था, कहीं मनभेद नहीं था, मतभेद था। मनभेद नहीं था, मतभेद था। एक दूसरे की आलोचना करते थे, लेकिन बाद में एक हो मिलते थे, एक दूसरे से किताबें लेते थे और एक दूसरे के खिलाफ लिखते भी थे। और दोनों ही साम्यवादी लेखक थे, दोनों ही प्रगतिवादी प्रगतिशील समस्याओं पर बात करते थे, लेकिन लिख करके बात करते थे, वैसे कुछ नहीं। एक बार ऐसा था कि मुझसे कैसे रामविलास के यहाँ चलते, बहुत दिन से मिला नहीं हूँ, तो गए रामविलास जी के। रामविलास जी का मकान को हम गोकुलपुर में ही था जहाँ हम रहते थे, लेकिन उनका मकान जो है एक जादू अय्यारी जैसा होता है ना, एक गुफा से दूसरी गुफा में जाना, दूसरी गुफा, इस तरह का पुराना टाइप का मकान था। और नीचे जा करके वो एक छोटा सा कमरा था, उसमें बैठ करके वो लिखा करते, लिखते कम से टाइप ज़्यादा करते। तब वहाँ पहुँचे हम, रांगे राघव को उन्होंने पप्पू कहे, वो पप्पू थे। पप्पू कहने का अधिकार 2-3 लोगों को ही था। एक तो रामविलास जी को था, एक राम वशिष्ठ को था, बाबू भाई, और तीसरा अत्तो पानवारी को था। ये 3 आदमी थे जो रांगे राघव को पप्पू कहते। तो रामविलास जी ने कहा, आओ पप्पू बैठो। फिर उनकी बातचीत हुई प्रगतिशील साहित्य पर। उन्हें, तूने ये कहाँ से लिखा, तूने ये कहाँ से लिखा, अब वो किताब मुझे दी।
रागे राघव ने उनसे 2-3 किताबें ले ली और वहां से बैठ करके चाय पी करके, रामविलास जी अपनी पत्नी को मालकिन कहते थे। मालकिन, भाई पप्पू आया है, इसके लिए चाय बनाओ। अब वो घर में दूध नहीं, अब वो मालकिन आई और मुझसे मिली, यहाँ दूध मिल सकता? मैंने इस वक्त दूध कहाँ मिलेगा? 3 बजे दोपहर के, 3-4 बजे शायद, इस समय दूध नहीं मिल सकता हमको, तो फिर क्या कोई ऐसा करती हूँ, नींबू की चाय बना पी लेंगे, मैंने क्यों नहीं पिएगा, तो इस तरह जरूर पी लेगा। तो नींबू की चाय बना करके लाई गई और उसे रांगे राव ने बड़े चाव से पिया। उन्हें कि भाभी तुमने बहुत बढ़िया चाय बनाई। अब रामविलास जी चकल देखे कि बिना दूध की चाय बना दी मालकिन ने, और बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से ये जो अफवाहें जो हैं कि रामविलास जी और उनमें नहीं बनती थी, और ये वो थे, सनकी थे, ये थे। रामविलास में और रांगे राघव में मतभेद था, मनभेद नहीं था।